हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूं और नंबर सिस्टम चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन सीजीएल मेंस में 2011 से 2018 तक के पेपर्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं। और टोटल 153 क्वेश्चंस हैं जो नंबर सिस्टम चैप्टर से पूछे गए हैं। और इसमें ऑलरेडी आप यहां पे देख सकते हैं एलसीएम एचसीएफ को भी मैंने इंक्लूड किया है, साथ में सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट वगैरह जो आते हैं, क्यूब रूट, सारे क्वेश्चन मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, पहले मैंने शुरू में आपको बोला था कि सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ का मैं अलग अलग वीडियो डालूंगा, बट ऐसे क्या है कि पीडीएफ अलग अलग बनाने में भी टाइम लगेगी और साथ में आप लोगों को जो पीडीएफ आप लोगों के पास है, चाहे आपने जहाँ से भी लिया हो, तो मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों के पीडीएफ में भी ये सारे क्वेश्चन एक साथ कंबाइंड किए गए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जिस प्रकार पीडीएफ में दिया गया है वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाए ताकि आपको देखने में सॉल्यूशन परेशानी ना हो। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को इसी एक वीडियो में और एक पीडीएफ में इंक्लूड कर लिया है। अब देखिए, एक बात और मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में ज़्यादातर डिजिटल सम और ऑप्शंस का मैं यूज करने वाला हूँ। तो आप भी देखेंगे कि डीएस का और ऑप्शंस का यूज करके हम बड़े बड़े सवालों को आसानी से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको काफ़ी कैलकुलेशन से मुक्ति मिल जाएगी। फिलहाल मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखें, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर कट, कि कुछ लोग जैसे कमेंट करके बोल रहे थे मुझे कि आप अपना कोई कंटेंट नहीं रेडी करते हैं, आप दूसरे लोगों की पीडीएफ यूज करते हैं, आप दूसरे टीचर्स की पीडीएफ यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि अभी मेरे पास ना तो उतने सब्सक्राइबर्स हैं, ना ही मेरे पास रिसोर्सेज हैं उतने, ना ही मेरी कोई अपनी टीम है। मैं बस अकेले काम करता हूँ और आप लोगों के लिए मैं कहीं से भी पीडीएफ ला करके और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ बस। सॉल्यूशन मैं बिल्कुल जेन्युइन अपना प्रोवाइड करता हूँ, खुद से सॉल्व करता हूँ, खुद से एक्सप्लेन करता हूँ, किसी की भी कॉपी नहीं करता हूँ। और हाँ, ये बात सही है कि मैं पीडीएफ दूसरे के टेलीग्राम से लेता हूँ, चाहे जहाँ से भी जो भी सोर्स हो मैं कहीं से भी पीडीएफ लाऊं, लेकिन क्वेश्चन सारे जेन्यून है। दूसरे की पीडीएफ भले ही है बट आंसर और सॉल्यूशन जो किया है मैंने खुद से किया है। तो अगर किसी भी दोस्त को प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पे वैसे और भी टीचर्स ने सॉल्व कराया है ये सभी चैप्टर्स, आप उन्हें देखिए, हमारा वीडियो नहीं भी देखिएगा तो कोई बात नहीं। इतना बड़ा ना तो मैं यूट्यूबर हूँ, ना ही इतना बड़ा कोई टीचर हूँ, बट मैं इतना इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बस आप लोगों के लिए ही कहीं ना कहीं से पीडीएफ लाता हूँ। अब कल को अगर मैं किसी पेड कोर्स का पीडीएफ ला के सॉल्व करने लगूँ तो फिर कोई बोलेगा कि आपने तो इनके पेड कोर्स का पीडीएफ ले लिया और उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भाई को दिक्कत है तो वो प्लीज़ ऐसा उल्टा सीधा कमेंट ना करें, और आपको परेशानी है तो आप वीडियो को मत देखिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ये कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी तो कोई इनकम है नहीं यूट्यूब वगैरह से। मैं बस आपके लिए कर रहा हूँ कि मेरी प्रैक्टिस भी बनी रहे और आपको भी इससे हेल्प मिल जाए। तो जो भी लोग ऐसे हैं प्लीज़ आप सोच समझ के कमेंट करें। फिलहाल मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ और अगर मेरी बातों का बुरा लगे तो उसके लिए मैं अभी सॉरी भी बोल देता हूँ आपको। ओके, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फिलहाल देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्त कि ऐसे क्वेश्चन में आप ए बी को लेकर चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। बात बनेगी क्यों नहीं, मतलब क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम कर लेनी चाहिए। जैसे आपको इसमें बोला गया है, देखिए भागफल जो है, भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। आपको पता है कि ऐसे लिखते हैं तो यहाँ भागफल लिखते हैं कोसेंट, और यहाँ पे रहता है आपका डिवाइजर जिसे हम भाग लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक सेकेंड, हम कुछ मान लेते हैं, यहीं पे एज्यूम कर लेते हैं। देखिए, भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है, यानी कि भागफल को मैं 1 मानता हूँ तो ये भाजक कितना हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा दोस्त। तो मैंने 4 गुना इसको कर लिया। और आगे आपको क्या दे रखा है, आपको बोला गया है कि शेषफल का 2 गुना है। कौन शेषफल का 2 गुना है भाई, भाजक, यानी कि ये जो 4 है ये रिमाइंडर का डबल है। यानी कि रिमाइंडर अगर 2 रहा होगा तभी ये 4 आएगा। सीधी सी बात है भाई। अगर भाजक शेषफल का 2 गुना है, इसका मतलब शेषफल भाजक का क्या होगा, आधा होगा। और अगर भाजक 4 आ गया तो शेषफल 2 आ गया। इस हिसाब से अगर आप नंबर निकालते हैं यहाँ पर कि नंबर क्या आएगा, तो ये होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो आप 4 गुना 1 प्लस 2 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6। यानी कि यहाँ पे 6 आ गया। अब आपको सवाल में एक बात और दिया गया है यहाँ पर कि ए और बी क्या है दोस्त, ए और बी है भाजक और भाज्य। तो आप यहाँ पर देखिए, भाजक और भाज्य का मतलब क्या हुआ, भाजक यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो ए भाजक है यानी कि ए
4 हो गया, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो a की वैल्यू 4 आ गई। और b की वैल्यू भाज्य का मतलब डिविडेंड जिसमें भाग लगाते हैं, तो 6 में हम भाग लगा रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई बी की वैल्यू। अब आप सारे ऑप्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस को वेरीफाई करना है तो आप यूनिट डिजिट से भी चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा पूरा सॉल्व करना है। जैसे पहले ऑप्शंस को आप वेरीफाई करने के लिए आप बोलेंगे कि 4b है, यानी कि 6 चौके 24 और माइनस का ए स्क्वायर है, यानी कि 4 चौका 16, 24 में 16 घटाइएगा तो 8 और बटा ए का मतलब कितना हो गया 4, तो ये 2 आ रहा है, लेकिन राइट साइड में यहाँ पर 3 दिया है, यानी कि ये तो गया। ठीक है, वैसे ही आप बी को देखते हैं, चेक करते हैं अगर, तो बी में 4b है, 4b का मतलब 4 छक 24 और माइनस में 2a है, 2a का मतलब 8, 24 में से 8 जाएगा तो बचेगा 16 और बटा ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर ये भी 16, तो ये तो 1 ही आ जा रहा है, जबकि हमें 2 चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अगर आप ऑप्शन सी को देखते हैं तो ऑप्शन सी में आपको क्या दिया गया है दोस्त, a+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4b। 4b को ही मैं चेक कर लेता हूँ, अगर b के जगह पर मैं 6 रख देता हूँ तो आप बोलेंगे कि ये 6 चौके 24 आएगा, और 24 किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये भी गया। अब ऑप्शन हमारे पास डी बचता है, लेकिन एक ऐसी बात है यहाँ पर कि आप देखेंगे डी को अगर चेक करेंगे तो डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में 45 दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राइट साइड में 45 गलत है, राइट साइड में यहाँ केवल 4 होगा, यहाँ ऑप्शंस में एरर है। ठीक है, तो राइट साइड में केवल 4 आएगा, और अगर आप इसे चेक करते हैं तो 4 को ये सेटिस्फाई कर देगा, और ऑप्शन डी यहाँ पर अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड्स मिलेंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में। भले ही आप उन्हें पहले से सॉल्व कर चुके हों, लेकिन फिर भी मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर ए की वैल्यू होगा, यहाँ पर ए की जगह पर इनमें से कौन सा डिजिट रखा जाए कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल आप जानते होंगे, अल्टरनेट नंबर्स हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 और 8 15 हो गया, 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, मैंने 7 को जोड़ा किससे, 8 से, देखिए 7, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो मैंने बोला था कि अल्टरनेट नंबर आपको जोड़ना है 7 फिर 8 फिर 6, तो 8 7 15 और 6 21 आ गया, और फिर बाकी के नंबर को हम जोड़ेंगे तो उनका भी सम 21 बनना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 3 हो गया हमारे पास, और फिर 2 बार ए है, 3 और 2 बार ए को जोड़ेंगे तो 3 प्लस का 2 ए आएगा। अब अगर ये दोनों ही 21 के बराबर है तो 3 को आप इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 18, 21 में से 3 जाएगा तो 18 की वैल्यू आ जाएगी 2a के बराबर। तो आप बोलेंगे कि a की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, 9 हो गई, और 9 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखेंगे आप तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है दोस्त कि दो संख्याओं का गुणनफल है 1575 और उनका भागफल है 9/7, तो आपको संख्याओं का योगफल बताना है। देखिए, अगर 9/7 भागफल है तो आप दोनों का रेशियो ले सकते हैं कि दोनों नंबर ए रेशियो बी अगर आप बोलेंगे तो ये 9:7 आएगा। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि योगफल यहाँ पे पूछा है, योगफल का मतलब 9 7 16 हो रहा है, तो अगर रेशियो में योगफल 16 है तो डेफिनेटली आंसर भी 16 का मल्टीपल होगा, यानी कि 16 से कटेगा। और ऑप्शन अगर आप चेकआउट करेंगे तो एक अकेला 80 ऑप्शन है जो 16 से कटेगा, तो 80 अपना आंसर है। बाकी अगर आपको पूरा सॉल्व करना है दोस्त तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों नंबर मानना पड़ेगा, एक 9x और एक 7x, और फिर दोनों का जो मल्टीपल है ये रखना पड़ेगा 1575 के पास, और फिर x की वैल्यू निकालेंगे, और उसको आपसे पूछा जा रहा है योगफल, तो 9 7 16 में उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में आखिर 16 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा या फिर रेशियो की मेरी वीडियो देखी होगी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर रेशियो को देख सकते हैं। लगभग सारे चैप्टर्स, मतलब 2 3 जैसे एलजेब्रा हो गया और एवरेज वगैरह, और ये एवरेज की तो पीडीएफ ही नहीं मिल पा रही है। अब देखो, मेरे पास सोर्स होता तो मैं क्यों लेता भाई दूसरे की पीडीएफ, और जो पीडीएफ है जो हमने लिया है आपको भी पता होगा कहाँ से लिया है, और इसमें लिखा भी रहता है, और कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है दोस्त। मैं बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है कि मैंने किसी का धन चुरा लिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, अगर आपके पास होगा तो आप देखेंगे कि उसमें एवरेज के क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, या एक दो क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो शायद नंबर सिस्टम वाली वीडियो में मिल जाए, तो देखते हैं अभी आगे अगर क्वेश्चन आएगा एवरेज का तो उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपने रेशियो की वीडियो देखी होगी तो आपको ये बात पता है कि डायरेक्ट अगर आपको ए रेशियो बी पता है और अगर योगफल पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट 9 7 16 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, जो कि 80 है यहाँ पे। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको ये एक्सप्रेशन दिया है जिसकी वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले आप चाहो तो इसको किसी भी एक नंबर में कन्वर्ट कर लो, एक डिजिट में कन्वर्ट कर लो, या तो 3 में कर लो या फिर 9 में कर लो। तो आप 3 में भी करके देख सकते हैं, मैं 9 में कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर,
तो मैं इसे 9 लिखूंगा और स्क्वायर के लिए जो 2 आ रहा है उसको इस 3.6 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना। देखो 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है, तो मैंने 9 तो लिख लिया, लेकिन स्क्वायर के लिए जो 2 आ रहा है पावर में उसको ना लिख करके मैंने 36 से गुना कर लिया। तो 36 को अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो ये 72 आ जाएगा, यानी कि ये 7.2 हो गया। और ऊपर 9 का एक और वैल्यू दे रखा है 9 टू द पावर 2.7। और अगर आप देखते हैं तो सबके बटा में क्या है 81 टू द पावर 4.2, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 9 का पावर। देखो 9 का स्क्वायर आएगा 81 के लिए, तो जो स्क्वायर का 2 है उसको हम 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 84 बन जाएगा, और जो पॉइंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, और 3। अब ऊपर आप देख रहे हैं कि ऊपर ओवरऑल जो 9 बनेगा, बेस सेम होने पर पावर जोड़ते हैं, तो आप बोलें कि यहाँ पर बेस तो सेम है ही, 9 और 9 है तो हम पावर को जोड़ देंगे। तो पावर जोड़ेंगे अगर आप ये, तो ये बन जाएगा 729 729, यानी कि ऊपर 9.9 बन रहा है पावर में और नीचे ये 9 के पावर 8.4 है और साथ में एक 3 भी है। देखिए यहाँ से एक बात तो पक्का है कि ऊपर 9 का नंबर ज़्यादा है, यानी कि 9 की संख्या ऊपर ज़्यादा है नीचे से। और अगर ऊपर 9 की संख्या ज़्यादा है दोस्त, तो आंसर जो आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, सीधी सी बात है। और 9 का मल्टीपल ऑप्शन में एक ही है और वो है ऑप्शन सी। आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर इनको 3 में कन्वर्ट करके कटा के और फिर भी आंसर ला सकते हैं, तो भी आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसको अगर आप घटाएंगे तो वो 9 से ज़्यादा आएगा, और 9 से ज़्यादा आएगा तो ये चूंकि 9 के पावर में है तो 9 से ज़्यादा आएगा तो वो 3 के मल्टीपल में भी होगा, और 3 कटने के बाद 9 बचेगा ही बचेगा, क्योंकि एक 9 से तो ज़्यादा आएगा। और अगर एक 9 से ज़्यादा आएगा तो एक 9 एटलीस्ट आपका बचेगा, और इसीलिए 9 का मल्टीपल आंसर होगा। बाकी आप कटा के भी आंसर ला सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है, तो आप ये समझ लीजिए इस तरह का अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी ऐसा दिया गया हो आपको रूट में कि जैसे 6 है वापस 6 आ गया वापस 6, यानी कि ये सारे जो डिजिट्स हैं या फिर नंबर जो भी दिया हो वो अगर इक्वल हो और इनके बीच में प्लस या माइनस लगा हो और ये डैश डैश अप टू इन्फिनिटिव दिया गया हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस 6 को या जो नंबर है यहाँ पर इसको ऐसे दो भाग में हम डिवाइड करते हैं कि उनका अंतर हो जाए एक, यानी कि उनका डिफरेंस 1 हो जाए या फिर वो लगातार नंबर हो। ठीक है, और उनका मल्टीपल आ जाए 3, उनका प्रोडक्ट, सॉरी मल्टीपल नहीं बोलना चाहिए, प्रोडक्ट 6 आ जाए। ठीक है, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 और 2, तो आप बोलें कि इनका अंतर तो एक है और इनका गुणनफल भी 6 आ जा रहा है। तो अगर ऐसा आप ढूंढ पाए दो नंबर, और ढूंढना ईजी भी रहता है, तो इसमें से जो बड़ा वाला वैल्यू होता है वो आंसर होता है कब, जब बीच में प्लस प्लस लगा हो। सवाल में जैसे यहाँ प्लस प्लस लगा है तो इस दोनों में से बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर सवाल में माइनस माइनस लगा होता तो छोटा वाला, यानी कि 2 आंसर हो जाता। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो आंसर होगा दोस्त 3। ऑप्शंस कट चुके हैं, लेकिन ऑप्शंस आप सी को 3 मान लीजिए, 3 इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल में आते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आगे देखेंगे उनको। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर बीच में प्लस लगा है तो इनको हम दो भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि उनका अंतर एक आ जाए। ठीक है, अंतर एक आ जाए और गुना करने पर वापस ये 6 आ जाए। तो बड़ा वाला प्लस होने पर आंसर आएगा और छोटा वाला माइनस होने पर आंसर आएगा। अब देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है कि दो क्रमागत विषम संख्या है। क्रमागत का मतलब होता है कॉन्सिक्यूटिव, ऑड नंबर्स हैं आपको दिया हुआ है जिनका सम जो है उनके स्क्वायर्स का सम है। ठीक है, यानी कि वर्गों का योगफल है 394, तो आपको उनका सम बताना है कि उनका योगफल क्या आएगा। देखिए ऐसे में आप या तो ऐसे समझ लो कि एक सवाल आप एक नंबर को x मान लो और अगले को x+2 मान लो। दो आपको कॉन्सिक्यूटिव विषम संख्याएं मानने हैं ऑड नंबर्स, तो मैंने एक को x लिया और एक को x+2। फिर आप कहें कि इनका स्क्वायर्स का सम जो होना चाहिए ये होना चाहिए 394। फिर यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो उसको आपको हल करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन वैसे लॉन्ग हो सकता है, तो आप हिट एंड ट्रायल यहाँ पे अपना सकते हैं, यानी कि कोई दो नंबर अपने से ऐसा सोचिए जिनके वर्गों का योगफल 394 बन जाए। तो अभी मैं छोटा से शुरू कर लेता हूँ। जैसे आप मान लो सबसे छोटा अगर 5 है तो अगला जो विषम संख्या मिलेगा आपको कॉन्सिक्यूटिव लेना है क्रमागत, यानी कि 5 के बाद का विषम संख्या, तो वो 7 बनेगा। अगर इसके आगे देखते हैं तो 7 और 9 का पेयर बनेगा, या फिर आगे देखते हैं आप 9 के बाद तो 9 11 का पेयर बनेगा। इसके बाद देखते हैं तो 11 और 13 का पेयर बनेगा, या फिर 13 और 15 का पेयर बनेगा, ऐसे पेयर बनेगा। और इन्हीं में से कोई एक पेयर आपका आंसर है, ये आप समझ लो। या फिर आगे भी बन सकता है, तो मैं आप जैसे इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 13 का स्क्वायर करके आगे बढ़ेंगे तो वो 394 को पार कर जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर ही 225 है, 13 का स्क्वायर है 169, और इनमें से किसी भी नंबर को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो वो 394 को क्रॉस कर जाएगा, इसीलिए मैंने इसके आगे कोई नहीं ऑप्शन लिया। इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। अब देखो 5 और 7 का जो स्क्वायर का सम है आपको पता है कि ये तो 100 भी नहीं पार करेगा, और हमें आंसर जो चाहिए वो 394 के पास चाहिए।
7 और 9 भी छोटा रह जाएगा इससे। 9 11 की बात करें तो देखो छोटा तो ये भी है, फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप केवल यूनिट डिजिट को चेक करो, क्योंकि लास्ट में हमें इसमें 4 चाहिए जोड़ने के बाद, स्क्वायर का सम जोड़ करके लास्ट में 4 चाहिए। तो आप बोलेंगे कि 9 का स्क्वायर लास्ट में 1 मिलता है, 81 का, और 11 का स्क्वायर में भी लास्ट में 1 मिलेगा, तो ये तो 2 बन रहा है, जबकि हमें यूनिट डिजिट 4 चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं हुआ हमारा। ऐसे ही इसका चेक कर सकते हैं केवल यूनिट डिजिट से। अब ऐसा नहीं कि इतने सारे मैंने नंबर्स हिट एंड ट्रायल के लिए सोच लिया तो सारे पेयर्स को चेक करने जा रहे हैं, वैसे नहीं, आपको चेक करना है तो ये तो छोटे होने के कारण मैंने काट दिया। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनमें मैं यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक का लास्ट वाले 1 का मैं केवल स्क्वायर करूँगा तो 1, और इसमें केवल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 और 1 10, यानी कि लास्ट में 0 बच रहा है, तो ये भी गया। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर तो 5 ही आता है, और 9 5 14 हो जाता है, यानी कि लास्ट में 14 हो जा रहा है, यानी कि लास्ट में इसके 4 आ सकता है। अभी अब पूरा चेक करें कि क्या है, 394 भी बन जाएगा। तो आप चेक करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, और 13 का स्क्वायर 169, ये 94 बन जाएगा, यानी कि ये नंबर आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो 13 और 15 का जो सम होगा वो होगा 128, या फिर मैंने तरीका बता ही दिया था कि एक एक्स और एक्स प्लस 2 मान करके आप सॉल्व कर लो। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आपको बोला गया है कि ये एक नंबर है 67 टू द पावर 67, और प्लस का 67, और इसको डिवाइड करना है 68 से, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो शेष में आप पढ़े होंगे, देखो ये 67 जो है ये 68 से एक कम है, यानी कि यहाँ पर माइनस एक रिमाइंडर बचेगा, और ये भी 67 ही है तो ये भी एक कम है, तो यहाँ पर भी -1 बचेगा। अब -1 और -1 का मतलब हो गया माइनस का 2 और बाई 68। आपको पता है कि जब ऊपर वाला माइनस में रहता है तो इसको घटा के हम रिमाइंडर लिख देते हैं। तो आप अगर 68 में से 2 माइनस कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 66, और 66 जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, इसको और डिटेल में अगर आप लिखेंगे तो जिन लोगों को बात नहीं समझ में आया हो, अगर बिल्कुल बेसिक पर हैं तो वो जानते हैं कि 67 को यहाँ पे हम लिखते दोस्त 68 और माइनस का 1 और सबका पावर 67। फिर बाकी का जो 67 है उसको भी 68 -1 करते और नीचे जो 68 है, तो ऐसे कंडीशन में 68 कैंसिल आउट हो जाता है। एक्चुअली में ऐसे काटना तो नहीं चाहिए, लेकिन नंबर सिस्टम में जब आप सॉल्व करते हैं तो इनको हम कैंसिल करके और बाकी जो बचता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें कि -1 का पावर यहाँ 67 बच रहा है, जिसका मतलब -1 ही हुआ। -1 का पावर 67 कितना होता है दोस्त, -1 ही होता है। ठीक है, और यहाँ भी -1 बचा है, यानी कि ओवरऑल ऊपर -2 बच गया, और ऊपर अगर माइनस में बचा है तो हम नीचे वाले से उसको घटा लेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त, 8वें सवाल की बात करें तो आपको ये दिया है कि रूट अंडर 4096 की वैल्यू अगर 64 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लिख लिख के सॉल्व करेंगे तो मे बी टाइम तो लग ही जाएगा, फिर भी आपको लगेगा कि आपने काफ़ी फास्ट किया। लेकिन अगर आप इसमें डीएस यूज करते हैं, डीएस आई मीन टू से डिजिटल सम, ठीक है, यानी कि अंकों का योग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो डिजिटल सम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें कि 4096 का जो वैल्यू दिया है, इसका डीएस 64 का डीएस कितना बनेगा दोस्त, तो आप बोलेंगे 6 4 10, और 10 का डीएस 1 होता है। तो अगर यहाँ पर डीएस 1 है तो आप इसका डीएस देखिए, इसका मान भी तो 64 ही आएगा। आपको पता होगा अगर आपने डिजिटल सम अच्छे से पढ़ा होगा कि डिजिटल सम पे परसेंटेज का और पॉइंट का कोई असर नहीं होता है, यानी कि पॉइंट चाहे आगे पीछे आप कहीं रख लो, डिजिटल सम सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये 4096 का तो 64 ही आएगा, इसमें बस पॉइंट इधर उधर किया है तो वैल्यू तो 64 ही रहेगा, बस पॉइंट उसमें कहीं ना कहीं लगेगा। ये भी 4096 ही है, इधर बस पॉइंट और 00 लगा है, यानी कि इसका भी वैल्यू तो 64 ही आएगा, लेकिन उसमें पॉइंट आगे कहीं पर लगेगा, 0.0064 ऐसे कुछ आएगा, जो भी है वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर तीनों में वही वैल्यू आनी है 64 64 64, बस पॉइंट का फर्क होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ जब 64 का ही डी एस 1 है तो इसका डी एस भी 1 आएगा, इस दूसरे टर्म का डी एस भी 1 आएगा, और तीसरे टर्म का भी डी एस 1 आएगा, यानी कि ओवरऑल जो सवाल में पूछा है उसका डी एस 3 आ जाएगा। अब हमें ऑप्शन में बस डी एस 3 चेक करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 4 11 का डी एस तो 2 हो गया, यानी कि ये आंसर नहीं हुआ। बाकी चेक कीजिए, इसमें आप डी एस चेक करेंगे तो 6 4 10 का डी एस तो 1 होता है, और 7 4 11 का डी एस 2 और 1 ये 3 आ जा रहा है, यानी कि यही अपना आंसर है। बाकी आप इसको चेक करेंगे तो कोई भी 3 नहीं देगा आपको, आप चेक भी कर सकते हैं, डीएस चेक करना इतनी बड़ी बात नहीं है। कैसे, मैं ही चेक कर देता हूँ। देखो ये 7 2 9 बन रहा है, और 9 तो हम डीएस में लेते नहीं है, तो 4 बन गया, जो कि होगा नहीं क्योंकि 3 चाहिए डीएस। इसमें आप बोलें कि 7 4 11 और 1 12, यहाँ भी बन गया, या फिर ये गलत ऑप्शन है। 7 4 11 12 डीएस तो यहाँ भी 3 ही बन जा रहा है, चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऑप्शन तो गलत नहीं ले लिया मैंने। कोई बात नहीं, 1 मिनट मैं अभी चेक करके देख लेता हूँ।
देखिए दोस्त, ऑप्शन अपना सही है, ऑप्शन बिल्कुल वही दिया हुआ है, ऑप्शन में कोई एरर नहीं है। लेकिन इसके लिए हमारे पास दूसरा भी चारा है। अगर डीएस मैच कर गया दो ऑप्शंस का, तो हमारे पास तरीका है कि अब अप्रॉक्सीमेशन लगा लें, यानी कि लगभग में आंसर निकालेंगे। इसकी वैल्यू आपको पता है कि 64 ही रहेगी। इसकी वैल्यू आपको आपको पता है कि ये बीच में 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, यानी कि इसका जो भी वैल्यू आएगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा स्क्वायर रूट से बाहर आने पर, यानी कि ये 6.4 हो जाएगा। और ये तो 1 से काफ़ी छोटा है, इसको नेग्लिजिबल ही मान लो, इसको हटा ही लो। तो इनको जोड़ने से आपको पता है कि 6 4 10, यानी कि ये 70.4 के आसपास आ रहा है। और 70.4 के आसपास आ रहा है, मैंने इसमें बोला, इसमें अभी और कुछ आपको ऐड करना है, यानी कि ये 70.4 वाला आंसर तो नहीं होगा और ना ही 71 वाला होगा, क्योंकि ये जो तीसरी वैल्यू है ये 1 से काफ़ी छोटी है, तो हम उसको कंसिडर नहीं भी करेंगे, या उसकी वैल्यू इतनी भी नहीं आ जाएगी कि 70.4 में ऐड करने के बाद आपका 71.4 चला जाए। और डीएस भी हमें चाहिए कितना, डीएस भी 3 चाहिए। तो डीएस देखो, अगर डीएस 3 आप कंसिडर करते हो तो डीएस के अकॉर्डिंग तो आपका ये बी वाला और सी वाला ये ऑप्शंस तो कट गया, हमारे पास केवल डी बचता है जिसका डीएस 3 है, और बी बचता है। और अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं तो 70.4 आ रहा है, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर आंसर होगा आपका, इतना नहीं होगा कि ये 71 चला जाए। तो ऑप्शन बी जो है वो अपना आंसर है। देखिए दोस्त, अप्रॉक्सीमेशन भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है, कई बार वो भी आपका काफ़ी अच्छा साथ दे देता है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए भाई, अगला सवाल हमारे पास है कि 311 गुना 312 में कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक जोड़ें, सॉरी घटाएं, कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल जो हो वो पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपको पता है कि ऐसे नंबर को हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये 311 और इंटू में जो 312 अंदर लिखा हुआ है ये साइड में, इसको हम लिख सकते हैं कि ये 311 और प्लस का 1 है, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो, अगर मैं इसको गुणा कर दूं तो ये 311 का तो स्क्वायर बन जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और प्लस 1 से गुना करेंगे तो 311 बन जाएगा। अब बताओ, इस नंबर में से हम क्या माइनस कर लें कि जो नंबर बच जाए वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप बोलें कि ये वाला तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, बस ये जो प्लस में बचा है इसी को माइनस कर लो ताकि ये कैंसिल हो जाए, और ये कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बच गया। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे में हमें क्या माइनस करना पड़ा दोस्त, 311 माइनस करना, या 3011 माइनस करना पड़ा है। तो 3011 अपना आंसर होगा। आप ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर कभी भी आपको a इंटू ए प्लस 1 वाला कंडीशन दिया है तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ए आएगा। अब इसको परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या घटाना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा में ए आया है इसी को घटाना पड़ेगा ताकि ये ए स्क्वायर बन जाए। तो हम इसी से डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि 3011 ही यहाँ पर घटाना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए देखिए, अगला सवाल आपको इसमें से मिसिंग नंबर बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। तो ये रीजनिंग वाले भाइयों के लिए अच्छा मौका है, आप इसका जवाब जल्दी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 3 छक 18 है, 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 18 से 12 हो गया यानी कि 6 घटा दिया गया, फिर 12 छक 72 यानी कि फिर से इंटू 6 है, और फिर से -6 है, फिर से इंटू 6 होगा, तो आगे फिर से -6 होगा, और 396 में से अगर आप 6 घटाते हैं तो 390 आएगा, जो कि अपना सही उत्तर है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि इन सब एक्सप्रेशन जो आपको ये दिया हुआ है इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आएगा। देखिए, इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 8 × 5 = 40, और 8 को हम क्या बोलते हैं, 8 जो है वो 2 का क्यूब रूट है, इसे 2 का क्यूब है, इसीलिए 2 उसमें से बाहर आएगा। 8 का जो क्यूब है वो कितना होता है, 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कि एक 2 बाहर लाएंगे तो एक 2 ऑलरेडी बाहर है, तो ये बन जाएगा 4, और अंदर क्यूब रूट ऑफ 5 बचेगा, क्योंकि 8 × 5 = 40, 5 अंदर बचेगा। माइनस में यहाँ पे आप 320 को क्या लिख सकते हैं, बताइए किससे कट जाएगा। 320 देखो 8 से तो कटता नजर आ रहा है, 8 चौके 32, यानी कि एक 40 बचेगा, तो 2 बार 8 बन जा रहा है। 2 बार 8 का मतलब अंदर 64 बनेगा, और फिर आपका एक बार 5 बचेगा, 64 और फिर 5 बचेगा, तो 64 का क्यूब रूट 4 होता है। तो देखो एक 4 तो ऑलरेडी बाहर है, एक 4 और बाहर आएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और क्यूब रूट ऑफ अंदर 5 बचेगा। इसको हम ये देखो 625 किसका क्यूब रूट है, किसी का क्यूब रूट नहीं है। अगर एक 5 से डिवाइड करते हैं तो 125 आ जाएगा, और 125 5 का क्यूब रूट होता है, तो इसमें से 125 में उसका क्यूब रूट यानी कि 5 बाहर लाता हूँ 125 का, तो 5 बाहर आके ये 5 या 15 बन जाएगा प्लस का, और ये क्यूब रूट ऑफ अंदर कितना बचेगा, 5, क्योंकि 5 को अगर आप 125 से गुना करेंगे तो 625 बन जाता है, और माइनस का 3 और क्यूब रूट ऑफ 5 बचा है। अब आप देख सकते हैं कि प्लस वाला भी जोड़कर 15 × 4 = 19 बन रहा है, और माइनस वाला भी 16 × 3 = 19 बन रहा है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 0, और 0 अपना सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अब।
देखें दोस्त, सवाल नंबर 12 में आपको जैसे कि दिया है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे सवाल में आपको ये फॉर्मूला लगाना चाहिए जो आपको याद होगा, n × n+1 और बाई टू। ये कब सॉरी, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला में दूसरा फॉर्मूला चलता है। n और इंटू में 2n+1 और इंटू में सॉरी n × n+1 होगा ना, पहले n और इंटू का n+1 और फिर 2n+1 और बाई में कितना आता है 6। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार तो 1 से 21 तक निकालना पड़ेगा होल स्क्वायर, यानी कि n की जगह पर इसमें आप 21 पुट करोगे और फिर 1 से 10 तक को आपको माइनस करना पड़ेगा। 1 से 21 तक के स्क्वायर पर ये फार्मूला एक बार लगाएंगे और इसी फार्मूला को लगा करके 1 से 10 तक का स्क्वायर उसमें से माइनस करेंगे, तब जाके 11 से 21 तक का स्क्वायर बचेगा। ये तो हो गया पहला तरीका जो कि बेसिक तरीका है। दूसरा स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है आपके पास कि ये कोई ज़्यादा लंबा चेन नहीं दिया हुआ है आपको, बस 11 से 21 तक की बात है। आप इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शंस में सारे के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, लास्ट डिजिट जो है वो सब में अलग अलग है, तो हम केवल लास्ट डिजिट पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट डिजिट पर अगर आपको काम करना है तो आप क्या करेंगे, 11 में आप बोलो 11 के स्क्वायर में लास्ट का क्या आएगा, तो अब 11 का भी स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। जब लास्ट डिजिट पर ही काम करें तो 11 के लास्ट में 1 आ रहा है तो केवल 1 का स्क्वायर हम 1 लिख लेते हैं। 12 में लास्ट में 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4। 13 में लास्ट में 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9। 14 में 4 का स्क्वायर 16 का 6। 15 में 5 का स्क्वायर 25 का 5 और 16 में 6 का स्क्वायर 36 का 6। 17 में 7 का स्क्वायर 49 9 आएगा। 18 में 8 का स्क्वायर 64 4 आएगा और 19 में 9 का स्क्वायर 81 1 आएगा। 20 में 0 आएगा तो लिखेंगे नहीं, और 21 के लास्ट में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब इसमें भी हमें सबको जोड़ना है और यूनिट डिजिट निकालना है, तो जीरो वाले को तो हम जोड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि जीरो तो किसी के भी ऑप्शन में लास्ट में नहीं है। तो देखो जीरो जहाँ भी बनता है उसको हटा लो पहले। तो आप बोल रहे हैं कि 9 और 1 को हटा दो, 6 4 को हटा दो, इस 6 4 को भी हटा दो, इस 9 1 को भी हटा दो, तो बचा यहाँ 5 यहाँ 1, यानी कि 5 और 1 6 यूनिट डिजिट बनेगा। और ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट 6 है, तो ऑप्शन ए जो है वो अपना सही उत्तर है। तो ये तरीका ज़्यादा आसान हो सकता है कंपेयर टू फर्स्ट वाला तरीका जो मैंने बताया, उसके कंपेयर में ये आसान है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया है, यहाँ पर बोला गया है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में लिखी गई हैं। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। अब ये कह रहा है कि उनमें से पहली 3 का, यानी कि स्टार्टिंग के जो तीन तीन हैं उनका जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो आपको दिया गया है कितना, 385, और अंतिम जो 3 है उनका गुणनफल दिया गया है 1001। तो आपको बताना है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं 4, ठीक है, जिनमें से पहली 3 का गुणनफल आपको दिया है। तो पहला 3 अगर ए बी सी होगा तो आप बोलें कि ए बी सी का प्रोडक्ट तो 385 है, और लास्ट वाले 3 का यानी कि बी सी डी, अगर ए बी सी डी हम चारों को ए बी सी डी से डिनोट करें, यहाँ पर 4 जो अभाज्य संख्याएं आपको दिया गया है, चारों को अगर हम ए बी सी डी से डिनोट करेंगे तो शुरू वाले 3 का प्रोडक्ट है आपका 385। तो मैंने ए बी सी का प्रोडक्ट 385 ले लिया, और लास्ट वाले 3 का यानी कि बी सी डी का कितना प्रोडक्ट दिया गया है, 1001। अब यहाँ पर एक बात आप देखें कि इसको तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 है, यानी कि एक बार 5 तो आएगा ही आएगा। पहले एक बात आप दिमाग दौड़ा लो इसमें कि बी सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, बी सी कॉमन है, और ये चूंकि प्रोडक्ट है तो इस दोनों में भी कुछ कॉमन आएगा, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, और जो भी इन दोनों में कॉमन होगा वो बी सी की वैल्यू दे देगा आपको। ठीक है, और हमें डी की वैल्यू बतानी है, तो अगर बी सी की वैल्यू हम निकाल पाए तो बी सी की वैल्यू को इसमें अगर डिवाइड कर देंगे, बी सी की वैल्यू से इसको भाग लगा देंगे, तो जो आएगा वो डी की वैल्यू हो जाएगा। तो हम देखो कॉमन लेना तो मुश्किल है इन दोनों में, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव तो जरूर लग जाएगा। तो आप इसको तोड़ लो, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है तो ये 5 का मल्टीपल तो होगा ही, लास्ट डिजिट 5 है तो इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, और फिर से 5 सत्ते 35, यानी कि ये 5 इंटू 77 है। अब देखो नीचे वाले में 5 नहीं है, यानी कि नीचे वाला 77 का प्रोडक्ट है, 77 का मल्टीपल है, और 77 जो है ये बी सी की वैल्यू हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये 5 इसमें होता तब हम कहते कि ए की वैल्यू भी इसमें शामिल है, लेकिन लेफ्ट साइड में भी ए नहीं है, राइट साइड में भी नहीं है, क्योंकि राइट साइड में 5 नहीं है। तो हम ये कह दिए कि बी सी की वैल्यू दोस्त 77 है। अब बताओ आप एक बात और अब दिमाग दौड़ा लो कि अगर बी सी की वैल्यू 77 है तो डी की वैल्यू हम क्या लें कि गुना करके आपका 1001 बन जाए। तो हम यहाँ पर भी यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, इसमें से सबका इकाई अंक रख के चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे रखेंगे कि गुना करके आपका लास्ट में 1 दे दे। तो आप बोले कि पहले ऑप्शन में लास्ट में 1 है, अगर 1 रखेंगे तो 7 से गुना करके लास्ट डिजिट 1 बन जाएगा, यानी कि ये नहीं है। अगर आप 13 का 3 रखते हैं तो ये 7 या 21, लास्ट में 1 बन जा रहा है, इसीलिए 13 अपना आंसर है।
17 और 19 रखेंगे तो आएगा नहीं, क्योंकि 13 पे ये 1 बन जा रहा है और हमें तो 1 ही लाना है, तो 13 अपना सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए, इसमें आपको बोला गया इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो एचसीएफ हम बटा वाले सवालों को कैसे निकालते हैं, एचसीएफ पूछ रहा है तो हम ऊपर का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे का क्या निकालते हैं दोस्त, एलसीएम निकालते हैं। और अगर एलसीएम पूछता है तो ऊपर का एलसीएम निकालते और नीचे का एचसीएफ निकाल देते। देखो जो पूछता है एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, अगर बटा वाला एलसीएम एचसीएफ पूछ रहा है तो। अब देखो ऊपर है 2, 4 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ का मतलब कॉमन संख्या, तो 2, 4, 6 में कॉमन 2 ही है और 2 केवल ऑप्शन बी में ऊपर है, इसीलिए ये सही हो गया। क्योंकि एचसीएफ जब 2 से बड़ा नहीं है तो 2 से बड़ा होने का चांस ही नहीं बनता है। और नीचे का जो एलसीएम है ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो नीचे 2 का मल्टीपल भी नहीं आएगा, इसीलिए ऊपर का 2 तो सेम ही रह जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। बाकी आप नीचे का अगर एलसीएम निकालोगे तो 105 भी आ जाएगा। अब देखिए भाई 15 नंबर सवाल में आपको बोला गया कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और एक साथ बजना प्रारंभ होकर, ठीक है, यानी कि एक बार बजती हैं और उसके बाद 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं। तो आपको बताना है कि 36 मिनटों में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। आप ये ध्यान रख लो कि जब भी घंटी बजने वाला सिस्टम आए तो आप समझ लो कि एलसीएम निकालना है किसका भाई, ये जो अलग अलग टाइमिंग्स दे रखे हैं इनकी आपको एलसीएम निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप इनकी एलसीएम निकालते हैं तो देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, आप बड़ा वाला को तोड़िए, तो 15 को हम लिख सकते हैं कि ये 5 गुना 3 है, 15 आ गया। देखो 12 चाहिए तो 3 तो है, अगर एक 4 लगा देंगे तो 12 भी आ जाएगा, तो 4 लगा दिए। अब आपको 9 चाहिए तो 9 में देखो एक 3 है, एक और 3 अगर लगा देंगे तो इसमें 9 भी बन जाएगा, और 3 तो ऑलरेडी है और 6 भी है, क्योंकि 12 है तो 6 भी है। अब ये जो प्रोडक्ट आएगा यही आपका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तियाँ 12 पचे 60, 180 आ गया। और ये सेकंड में भी आएगा 180, क्यों, क्योंकि ये सेकंड में दिया गया है। अब 180 सेकंड पर इसका मतलब ये एक साथ बजेंगी एक बार। 180 सेकंड पर एक बार बजती हैं, इसको मिनट में आप बोलेगा तो 60 से डिवाइड करके 3 मिनट बनेगा। 180 सेकंड का मतलब मिनट में कितना हुआ दोस्त, 3 मिनट। अब यहाँ पर देखो अगर ये 3 मिनट में एक बार बज जाते हैं, 3 मिनट में एक बार बजते हैं तो हमें 36 मिनट का बताना है। तो आप बोलेंगे कि 36 मिनट में कितना बजेंगे, ये 12 गुना हो रहा है यहाँ पर, तो हम लेफ्ट साइड में भी 12 गुना कर देंगे, यानी कि ये 36 मिनट में 12 बार बजेगा। ठीक है, 36 मिनट में कितना बार बजेगा, 12 बार बजेगा। लेकिन सवाल में आपको लिखा गया है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर, यानी कि एक बार पहले बज चुका है ये। ठीक है, 12 बार तो अभी बजना बाकी है। ठीक है, 12 बार तो ये बजेगा ही एक साथ 36 मिनट में, लेकिन एक बार शुरू में ही ये बज चुका है एक साथ, तो वो भी एक आपको मिलाना पड़ेगा। तो आंसर इसका 13 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने एलसीएम निकाल लिया, और एलसीएम निकालने के बाद जो सेकंड में वैल्यू आई 180 सेकंड, उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया 3 मिनट। और 3 मिनट में अगर एक बार बजते हैं तो 36 मिनट में ये कितने बार बजेंगे, 12 बार बजेंगे। सीधी सी बात है, 12 बार तो अभी बजने बाकी हैं, लेकिन एक बार ये शुरू में ही बज चुके हैं, तो ओवरऑल 13 बार हो गया। देखिए ऐसे सवाल को तो आप इजीली कर पाएंगे। 1 मिनट, देखिए दोस्त ये वाला जो सवाल है इसको तो आप इजीली कर पाएंगे। इसमें आपको बोला गया है कि n एक पूर्ण संख्या है, जब उसको 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, और जब 2n को 4 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। ऐसे कंडीशन में आपने पढ़ा होगा, अगर n एक पूर्ण संख्या इसको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, और अगली बार 2n को विभाजित करना है, यानी कि इस n का 2n क्या है, डबल है। तो जो पहला शेषफल है इसके डबल को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 3 का डबल 6 होगा, और 6 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा दोस्त, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है हमारा वो कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा, और 2 अपना यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त सवाल नंबर 17 में आप एक बात गौर फरमाइएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए बी जो है ये रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और ये आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन, और आपको ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। अब देखो एक बात और आप समझ लो, अगर इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल दो हैं तो यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट निकालना तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कंपेयर कर लें तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सकती है। ठीक है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं, दोनों तरफ जो आपको टर्म्स दे रखे हैं उनको हम कंपेयर करने वाले हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी √2 है। अब इन दोनों में √2 मिलता जुलता है, इसका मतलब ये वाला जो b है ये किसके बराबर हो गया दोस्त, यहाँ से हम देखेंगे तो ये a-1 के बराबर हो गया। और फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर a है, तो आप कह सकते हैं कि ये 3 जो है वो a के बराबर है। तो अगर a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू a से 1 कम है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये a की वैल्यू 3 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, और हमसे दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्त, 5, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा सही उत्तर। a प्लस बी कितना आ गया, 5। देखिए इस सवाल में आपको दिया गया है कि 5a7 में 335 यानी कि 335 जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो आता है
8 बी और 2, और ये भी दिया है कि 8 बी 2 जो संख्या है वो 3 से विभाज्य संख्या है, तो ए का आपको अधिकतम संभव मान बताना है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो एक बात आप समझ लो कि अगर देखो इसको लिख के मैं दिखाता हूँ कि क्या दिया गया है आपको। 5A7 में 335 जोड़ने पर कितना आ जाता है दोस्त, तो आप बोलेंगे कि ये आ जाता है 8 बी और 2। तो हम इस बात को जरा मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं, तो आप बोलेंगे कि 335, इसमें ऐड करना है 5A और 7, और लाना कितना है, तो आप बोलेंगे लाना है 8 बी और 2। अब देखो अगर इसमें ए की वैल्यू कह रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अब ए की वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए तो बी की वैल्यू भी हमें मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, ये सीधी सी बात है। बी की वैल्यू, क्योंकि ए अगर बड़ा मान लेंगे तो जोड़कर बी भी तो बड़ा मान आएगा। 3 में अगर हम जोड़ेंगे ए का मैक्सिमम वैल्यू, तो जो बी की वैल्यू आएगी ये भी मैक्सिमम आ जाएगी। और हमें ये पता है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है 8b2, ये 3 से विभाज्य है, इसका मतलब हम यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ये 8 2 10 है, तो आप देखें कि 10 में बड़ी से बड़ी डिजिट कौन सी जोड़ी जाए कि ये 3 से कट जाए, तो आप बोलेंगे कि 10 में सबसे बड़ा डिजिट से ही हम शुरू करें, तो 9 जोड़ेंगे तो 19 तो नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा, यानी बी का मान कितना हो गया 8। अब बी का मान 8 है, तो यहाँ पर आप गौर फरमाइए कि बी का मान अगर यहाँ पर 8 आ रहा है, तो हम 3 में क्या यहाँ पर रख कर जोड़े कि 8 आ जाए, तो आप शुरू से जोड़ना शुरू करो। देखो 5 और 7 कितना होगा 12, 12 का 2 हो गया और हासिल 1 बच गया, यानी कि 1 कैरी हो गया यहाँ पर। अगर 1 कैरी है तो आप देखो 3 में एक जो हासिल है वो तो पहले जोड़ लो, तो 4, और 4 में यहाँ पर क्या रख के जोड़ेंगे कि ये 8 बन जाए, तो आप बोलेंगे दोस्त कि 4 ही रख के जोड़ेंगे तब 8 बन जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आप वापस समझ लो मैंने क्या बोला, मैंने वापस आपको बता देता हूँ यहाँ पर इधर लिख के कि ये 335 था और यहाँ पर था आपका 5A और 7, और नीचे वाला 8b2 जो है ये चूंकि 3 से कटने वाला है, तो हम बोले कि b की मैक्सिमम वैल्यू 8 लेनी पड़ेगी, तभी ये 18 बनेगा और 3 से कटेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये 8 है, b की जगह पर भी 8 लिख देता हूँ। अब 2, अब देखो 7 5 आप जोड़ोगे तो 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, तो इस 3 में हासिल पहले ही मैंने जोड़ दिया, तो 3 और 1 4 हो गया। अब a की जगह पर अगर मैं 4 लूँगा तभी तो ये 4 4 8 बनेगा, तो इसीलिए a की वैल्यू 4 हो गई। अब देखिए भाई अगले सवाल में आपको बोल रहा है कि 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए ऐसे में आप एलसीएम से निकालना शुरू करोगे तो आपको बड़ा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। इनका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर सबसे बड़ी संख्या में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको 2 3 4 किसी न किसी नंबर से गुना करके और 4 बार 9 के करीब ले जाना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। उससे बेहतर है कि आप यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ। देखो 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब, देखो 20 से विभाजित होने का मतलब पहले तो कि वो 4 से कटेगा। 4 से कटने के लिए आप लास्ट का टू डिजिट चेक करोगे तो ये 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये दो नंबर्स हैं जो 4 से कट जाएंगे। उसके बाद देखो इसमें 15 है, 15 का मतलब वो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। 3 से कटने में आप इसमें देखोगे कि 9 9 तो कट रहा है, 8 नहीं कट रहा है, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये अपना आंसर बच गया। ठीक है, मैंने ऑप्शन के थ्रू काम कर दिया। देखो ऑप्शन के थ्रू मैंने चेक किया कि 20 और 15 से कटने का मतलब, 20 से कटने का मतलब 4 से नंबर कटेगा और 15 से कटने का मतलब 3 से कटेगा। तो 4 से पहले मैंने चेक किया, तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता नियम होता है, डिविजिबिलिटी रूल, वो होता है कि लास्ट का 2 डिजिट हम चेक करते हैं कि 4 से कटता है कि नहीं। तो इसमें 95 है जो 4 से नहीं कटेगा, और इसमें 90 है वो भी 4 से नहीं कटेगा, ये 2 नंबर मिला मुझे। फिर 3 से चेक करने के लिए मैंने देखा कि सी कट नहीं रहा है, तो बी आंसर हो गया। देखिए अब इस सवाल में आपसे पूछ रहा है कि कौन 25 से कट जाएगा। 25 से तो वही नंबर कटता है जिसके लास्ट के 2 अंक 25 से कट जाएं, तो लास्ट के 2 अंक इसी में 25 से कट रहे हैं, 75, इसीलिए ये अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्त आपके पास ये वाला। देखिए इस सवाल में कुछ एरर है, मैं पहले ही आपको एरर बता देता हूँ कि यहाँ पे 1 है, ये 2 है, अगला बार ये 3 आएगा, फिर 4 5 6 आएगा और लास्ट में यहाँ पर n आएगा। ठीक है, लास्ट में जहाँ पर 2 है वहाँ पर क्या आएगा दोस्त, वहाँ पर आएगा आपका n, इस 2 के बदले में आपका n आना है। अब देखिए अगर ये सही हो गया तो अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेकर लेंगे आप, बटा का जैसे जोड़ घटाव करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, देखो ये n+1 हो गया, और इसका एलसीएम लेकर के अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर n+1 - 1, यानी कि यहाँ पर केवल n बच जाएगा आपका। ठीक है, दूसरे कंडीशन में इसको घटाते हैं तो n+1 में से 2 जाएगा, तो ये n-1 बचेगा, और बाई n+1 ये कितना बच जाएगा, ये n-2 बचेगा, और बाई n+1, और ऐसे ही लास्ट वाला नंबर आपका कितना बन जाएगा, लास्ट वाला देखो n कट जाएगा तो वो डायरेक्ट आपका 1 बचेगा, 1/n+1 बच जाएगा। ठीक है,
अब देखिए आपके पास यहाँ से कई सारे तरीके हैं, या तो आप एलसीएम ले लो या फिर 1/1 प्लस एन को कॉमन ले लो, सब में ये कॉमन है। तो बचेगा आपका यहाँ पर देखो अंदर क्या बच जाएगा एन, प्लस बचेगा आपका n-1, प्लस बचेगा n-2, और लास्ट में ऐसे ही आपका आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 1 तक चला जाएगा, क्योंकि n+1 को तो हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा आपको दोस्त कि ये इधर से अगर आप देखते हैं तो ये 1 से लेकर के n तक नंबर लिखा गया है, ठीक है, 1 to n तक ये नंबर लिखा गया है। ये 1 है, फिर इससे एक बड़ा आएगा, इससे देखो लास्ट में आप ये बात यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। ये -2 है, ये -1 है, यानी कि प्लस 1 बढ़ गया, फिर -1 से यहाँ पर वो भी गायब हो गया, यानी कि एक बार और 1 बढ़ गया। हर एक बार 1-1 बढ़ रहा है, यानी कि इसको आप नेचुरल नंबर मान सकते हैं। और ये जो है ये एक्चुअली में ये सम है कहाँ से कहाँ तक का, अगर लास्ट से आप देखते हैं तो 1 से लेकर के और n तक का सम है। तो ये 1/n+1 था, तो 1/n+1 तो रहेगा ही, और ये 1 से लेकर और n तक के सम के लिए फॉर्मूला क्या चलता है, n इंटू में n+1/2। ये तो आपको भी पता होगा। तो n+1 से n+1 कटेगा तो हमारे पास बचेगा n/2। n/2 का मतलब ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि यदि 9वीं कक्षा के छात्रों को 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बनाई जाए उनको खड़ा करके, जिस तरीके से भी, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तो आपको बताना है कि उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या क्या होगी। देखिए अगर कोई छात्र नहीं छूटता है, यानी कि इसका एलसीएम आपको बताना है, और एलसीएम बताना है तो एलसीएम 16, 12, 8, 6 सबसे कटना चाहिए। अगर हम 12 से ही चेक करें तो 12 से तो ये 80 नहीं कट रहा है, बाकी तो कट ही जा रहे हैं। 16 से चेक करें तो 16 से ये दोनों भी नहीं कट रहे हैं, ये कट जा रहा है 16 से, तो ये अपना आंसर हो गया। एलसीएम का मतलब दी गई संख्याओं से एलसीएम कटता है, यानी कि जो भी आंसर होगा ये दिए गए नंबर से कटेगा, या फिर आप एलसीएम निकाल ही लो, कौन सी बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें दोस्त, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट बताना है कि इकाई अंक कौन सा आएगा। तो जब ऐसे गुना में दिया गया है इकाई अंक, तो सबसे पहले तो आप चेक करो कि किसी में 5 आ रहा है क्या और कहीं पे 2 आ रहा है क्या, क्योंकि 5 2 आते ही आप डायरेक्ट जीरो लगा लो। जीरो एक बार मिल गया तो उसके बाद और कुछ इकाई अंक हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी के भी लास्ट में 5 या 0 नहीं है, तो बाकी हम एक एक अंक गुना करके चेक कर सकते हैं। 3 को 8 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24, लास्ट में 4 आ जाएगा। 4 को 7 से करेंगे तो 4 सत्ते 28, लास्ट में 8 आ जाएगा। और 8 को 6 से करेंगे तो 8 छक 48, लास्ट में वापस क्या आएगा, 8, यानी कि ऑप्शन डी सही है। हमने केवल यूनिट डिजिट को एक एक से गुना करके चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, ऐसा मैंने शुरू में बताया था, अब कितना नंबर बताया था ये एग्जैक्टली मैं अभी देखना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि ये कितना नंबर था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने शुरू में एक करा दिया था, और आपको बोला भी था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये जो दिया है 30, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लो। और 2 भाग में कैसे डिवाइड करना है दोस्त, 2 भाग में ऐसे डिवाइड करना है कि इनका अंतर 1 हो, लेकिन गुणनफल कितना हो जाए, 30 आ जाए वापस। तो सवाल नंबर शायद 4 या 5 रहा होगा, जो कि इस तरह का सवाल था। आप देख लीजिएगा, अगर आपने उस सवाल को समझ लिया है तो आपको ईजिली ये सवाल भी समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखो 30 को हम ऐसे 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 6 गुना में 5, जिनका अंतर 1 आ जाए और गुणनफल वापस 30 आ जाए। तो ऐसे में मैंने बोला था कि बीच में अगर प्लस दिया है तो बड़ी वाला संख्या आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 सही उत्तर है। अगर बीच में माइनस होता तो छोटा वाला संख्या आंसर होता 5। देखिए इसमें आपसे विषम अंक पूछ रहा है कि विषम अंक कौन सा है, यानी कि ऑड आउट आपको बताना है, ऑड वन आउट। ऑड कौन सा है, इसमें से सबसे अलग कौन है। तो आपको सीरीज चेक करनी पड़ेगी किस ये नियम पर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि 0 है, यहाँ पर 7 है, ये 26 है, और ये 63 है। ये सब देखने में आपको लग रहा है कि ये क्यूब से एक कम है, जैसे ये 1 के क्यूब से एक कम है। 7 क्या है, 2 के क्यूब से एक कम है। 26 क्या है, आप बोलेंगे 3 के क्यूब से एक कम है। 27 से एक कम है, और 64 से एक कम है। 63, यानी कि ये भी ठीक है। 24 125, यानी 5 के क्यूब से एक कम है। और 217 क्या है, 217 जो है ये 6 के क्यूब से एक कम होना चाहिए था, यानी कि 216 से एक कम, ये 215 होना चाहिए था, लेकिन ये 217 है। तो जो गलती है इसमें वो क्या है, 217 है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। 217 जो है यहाँ पर गलत है। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कर दीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर एक बार 3 शेष बचे। देखिए ऐसे सवाल को जब भी आप देख लो तो आप समझ लो कि ये चुटकियों का खेल है। अगर ये 3 शेष बचने वाला बात, जो भी शेष बचने का बात है, देखो शेष बचने का मतलब है कि अगर ये शेष नहीं बचाया जाए तो जो नंबर आएगा वो इनका एलसीएम हो जाएगा। आपको तरीका पता है कि कैसे निकालते हैं ऐसे सवाल में। आप इन सब का एलसीएम लीजिएगा और एलसीएम में लास्ट में क्या कर दीजिएगा, ये 3 जोड़ दीजिएगा, बस यही कीजिएगा।
यही अपना आंसर होता है। एलसीएम निकालते हैं और 3 जोड़ देते हैं। अब बताओ अगर ये 3 जोड़ने के बजाय मैं घटा देता हूँ दोस्त, तो 3 घटाने के बाद तो इनका एलसीएम ही बच जाएगा, और एलसीएम क्या होता है, दी हुई संख्याओं से कट जाता है एलसीएम। तो यहाँ पर हम यही काम करने वाले हैं कि अगर मैं 3 इन सारे ऑप्शन से घटा करके और तब चेक करूँ कि इनमें से क्या ये सबसे कट जाता है, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। जो भी नंबर इन सबसे कट जाएगा 3 घटाने के बाद, वो आंसर होगा। तो आप बोलेंगे कि क्या चारों को चेक करना ज़रूरी है, तो आप देखो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, आप काफ़ी फास्ट ये काम कर सकते हो। जैसे 48 है और 36 देख कर तो और मज़ा आ गया। 36 देख के आप ये कह सकते हैं कि आंसर 9 से कटना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर 20 है तो जीरो से कट, देखो लास्ट में जीरो का मतलब लास्ट में जीरो आएगा तभी तो 20 से कटेगा ये नंबर। तो 3 देखो किसमें किसमें से घटाएंगे तो लास्ट में जीरो आ रहा है, इसमें तो लास्ट में जीरो नहीं आएगा, इन सब में जीरो आएगा। अब देखो अगर 36 है तो आप चेक कर लो कि 3 घटाने के बाद कहाँ वो 9 से कट रहा है। तो 3 घटाने के बाद यहाँ पर आप देखें कि 3 घटाएंगे तो ये 72 बचेगा, 9 से कट जाएगा। यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 12 9 से नहीं कटेगा, और यहाँ 3 घटाएंगे तो 24 3 9 से नहीं कटता है, यानी कि ये चला गया आपका, तो डी आंसर हो गया। ठीक है, 3 घटाकर मैंने चेक कर लिया कि कौन 9 का मल्टीपल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 27 नंबर सवाल में आपको बोला है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग बताना है, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखना है, लेस देन 50, और सबको जोड़ देना है। तो आप देखो अगर लिखने चलोगे तो आप बोलोगे कि पहला नंबर तो 3 ही होगा, या डिजिट कह लो, दूसरा 6 होगा, फिर 6 तियाँ 3 तियाँ 9, और फिर 3 चौके 12, ऐसे ऐसे करके आपको लास्ट कहाँ तक जाना है दोस्त, 50 के पहले जो 3 से कटने वाला नंबर है वो है 48। अब देखो आप देख रहे हैं कि इनको जोड़ना है और सारे नंबर्स ये 3 के मल्टीपल हैं। अगर सारे नंबर 3 के मल्टीपल हैं तो 3 तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, फिर 1 प्लस 2 प्लस और ऐसे ऐसे बचेगा। लेकिन जैसे ही 3 कॉमन आया तो ये बात आप समझ जाएंगे कि आंसर जो होगा वो 3 से कटने वाला होगा। तो क्यों इतना दिमाग चलाएंगे, हम बस ये चेक कर लेते हैं कि 3 से कौन कटेगा। देखो 400 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 8 4 12 ये कट जा रहा है, ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। देखो ये बात तो मैं लिखता भी नहीं, बस आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने जैसे ही देखा कि 3 के सभी गुणक होने चाहिए, यानी कि सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। अगर सारे 3 के मल्टीपल हैं तो उनको जोड़ने पर जो आएगा वो भी तो 3 का मल्टीपल होगा, तो बिल्कुल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट चेक करते हैं कि 3 से कटने वाला कौन है, और 3 से कटने का रूल क्या होता है, अंकों का योग चेक करते हैं। अगर अंकों का योग 3 से कट जा रहा है तो नंबर भी 3 से कटेगा, और ऐसा ऑप्शन सी फॉलो कर रहा है। 8 4 12 और 12 3 से कटता है, तो अपना सी जो है ये सही उत्तर है। और अगर मज़ा आ रहा है तो ज़रूर से आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए भाई अगला सवाल अपने पास ये है, पहले इस सवाल में आप एक सुधार कर लो। इस सवाल में एक एरर है, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप माइनस रखते हैं तब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 64 है और इसमें स्क्वायर रूट लेना है ए का, तो हम 64 का डायरेक्ट लिख लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8। और बी का भी हमें रूट लेना है, तो बी का जो वैल्यू है वो है कितना 289, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 289 का वर्गमूल होता है 17। अब ये वैल्यू हम रख लेते हैं। देखो एक बार इन्हें जोड़ना है रूट के अंदर, रूट ए और रूट बी को, तो 17 और 8 25 हो गया। और माइनस एक बार इनको घटाना है तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 25 का 5 होता है और माइनस में 9 का 3 होता है, और होल पावर में 1/2 है तो यहाँ 1/2 भी लिखना पड़ेगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2, और पावर का 1/2, ये अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक कम से कम इतना और इतना हो, आपको दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, और आपको एक व्यंजक इसमें से दिया है कि एक एक्सप्रेशन इतना है तो दूसरा क्या होगा। तो आपको पता है कि जब लघुत्तम और महत्तम दिया होता है एलसीएम एचसीएफ और एक नंबर दिया होता है तो सेकंड नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ऐसे करते हैं। तो आप चाहें तो ये भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें के लिए आपको इसका इसका फैक्टर करना पड़ेगा, और साथ में जो ये नंबर है इसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा, और इनको दोनों को फैक्टर करके लिखना पड़ेगा, तब जाके आप काट कूट करके आंसर लाओगे, और जो लास्ट में आएगा वो भी फैक्टर के टर्म में आएगा तो उसको भी गुना करना पड़ेगा। तो कुल मिला के प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा अगर आप ऐसे बनाते हैं। तो इसके लिए दूसरा तरीका क्या है कि हम एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर ना करके कोई और तरीका लगा सकते हैं। तो आपने अगर शेषफल प्रमेय पढ़ा होगा या फिर कभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा कि जो मूल आता है जिसको हम रूट बोलते हैं, या आप सीधा सीधा ये समझ लो कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ दी हुई नंबर को कटा देता है, यानी कि एचसीएफ से दिया गया नंबर कटता है। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ आपको दिया हुआ है कि एचसीएफ जो है सवाल में वो कितना है x+1 है। ठीक है, एचसीएफ आपको दिया हुआ है कि x+1 है, यानी कि महत्तम या फिर मसा आप कह लो, ये कितना है x+1 है। तो हम ये कहेंगे कि दोस्त x+1 अगर एचसीएफ है तो इतना बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया -1। अब x का मान -1 जो है ये हम इनमें पुट करेंगे तो वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए, तभी
ये एचसीएफ से कटेगा। शेषफल प्रमेय आपने पढ़ा होगा, रिमाइंडर थ्योरम, तो आपको ये बात पता होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मैं -1 रख के चेक करता हूँ कि किसमें एक्स की वैल्यू -1 रखी जाए कि वो 0 बन जाए। तो पहले ऑप्शन में अगर आप रखते हैं तो ये -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और माइनस का 5 और प्लस का 4, यही 0 आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन ही अपना आंसर है। बाकी में भी आप रख के चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर 0 बन रहा है, जहाँ पर 0 बन जाए वो अपना आंसर सही हो जाएगा। और चूंकि ये शेषफल प्रमेय पर लागू होने वाला है तो एग्जैक्ट आपको चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन कटेगा। ऐसा नहीं है ये डिजिटल सम या फिर लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं है कि दो दो आपको ऑप्शन में मिलेगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको एक ही आंसर होगा हर एक चारों ऑप्शन में से, और वो है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि यदि सेट ए में मदों की संख्या n प्लस नंबर ऑफ ए इक्वल टू 40 है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू आपको 26 दे रखा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 16 है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी। आपको फॉर्मूला पता होगा डायरेक्ट, ये सेट थ्योरी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए और प्लस का नंबर ऑफ बी और माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात आपको पता होगा। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया यहाँ पर 40, नंबर ऑफ बी हो गया 26 और माइनस का ये हो गया 16। तो ये 40 और इसमें से घटाएंगे 16 तो कितना आ जाएगा हमारे पास दोस्त, 10 आ जाएगा। 40 और 10 कितना हो गया 50, 50 अपना यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारे पास, ये 64,009 का आपको स्क्वायर रूट बताना है। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है, आप ये भी देख सकते हैं लास्ट में 9 कब आएगा, जब 3 या 7 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 9 आता है। तो लास्ट में 3 या 7 चाहिए, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा। बाकी आप देखो यहाँ पर कितना के ऊपर चाहिए आपको, 64,000 के ऊपर चाहिए। अच्छा चलो लास्ट से 2 जीरो हम हटा के ही बात करते हैं। लास्ट का 2 अंक अगर हटा देते हैं तो रूट के अंदर 640 बचता है, यानी कि 640 के आसपास आपको चाहिए अब। तो देखो इसमें भी हम लास्ट के यहाँ से 2 जीरो हटाएं तो इसमें से एक हटाएंगे और इसमें से भी एक हटाते हैं, क्योंकि रूट के अंदर अगर 2 है तो बाहर तो एक ही हटाएंगे। अब देखो 52 का स्क्वायर 640 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर 625 होता है, 640 के पास है, तो हम ये कहते हैं कि 25 ही आएगा। अब 25 ही आने का मतलब आपका आंसर सी ही होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में 7 या 3 आना था, तो 7 तो किसी के भी लास्ट में नहीं है, तो 7 वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दो। अब बचा लास्ट में 3, तो ये दो ऑप्शन में था हमारे, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। ऑप्शन बी में भी लास्ट में 3 है, ऑप्शन सी में भी लास्ट में 3 है, लेकिन एक बात हमने यहाँ पर बोला आपको कि अगर मैं सवाल में से दो लास्ट के दो नंबर 2 डिजिट हटा देता हूँ तो आपको ऑप्शन से भी एक डिजिट हटाना पड़ेगा, क्योंकि रूट के बाहर है तो एक ही डिजिट हटेगा। जब रूट के अंदर 2 हटाए हैं तो रूट के बाहर एक ही हटेगा। तो 52 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर मैंने देख लिया कौन ज़्यादा नज़दीक है इसके, तो 25 ज़्यादा नज़दीक है, तो आपका आंसर आ गया। नहीं तो आप जो मेथड, आप ये शॉर्टकट जानते होंगे कि हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर इतना है तो लास्ट से 2 नंबर छोड़ देते हैं, और 9 कब आएगा, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तब, या फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तब। अब 640 के ठीक नीचे किसका स्क्वायर आता है, तो आप बोलेंगे 25 का स्क्वायर आता है 625। तो दोनों पर ही हम 25 चिपका देंगे, यानी कि आंसर ये होगा या ये होगा, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो आगे कुछ मेथड में जाने की जरूरत ही नहीं है, 253 अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या बता दीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिया जाए तो भागफल पूर्ण घनफल हो जाए। तो ये आप ऑप्शन के थ्रू ही चले जाइए, 625 में डिवाइड कर करके देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा भागफल देगा जो कि एक पूर्ण घन बन जाए। तो देखो डिवाइड करने के चक्कर में भी 2 और 3 से तो ये कटेगा ही नहीं, 625 तो हम इनसे चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। अब अगर आप 5 से भाग करेंगे तो ये 125 आ जाएगा, और 125 5 का क्यूब होता है, यानी कि ये पूर्ण घनफल है। तो 105 से भाग देने पर ये आया है, सॉरी 5 से भाग देने पर आया है, तो 5 अपना आंसर है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आप ऑप्शन के थ्रू डिवाइड करके चेक कर लो कि किससे हम भाग करेंगे 125 को, कि जो भी भागफल आएगा वो एक पूर्ण घन हो, ठीक है, यानी कि एक परफेक्ट क्यूब हो। तो मैंने बोला 3 से एक कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, तो भाग देने का फ़ायदा ही नहीं रह जाता है, ठीक है। तो हम 5 से भाग दे के चेक कर लेते हैं, 5 से भाग करने पर 125 आ रहा है, वो 5 का क्यूब है। अब देखिए अगले सवाल में आपसे पूछ रहा है कि 200 और 300 को पूरा पूरा भाग करने वाला इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा नंबर दी गई संख्याओं को कटाता है वो क्या होता है, वो होता है एचसीएफ। एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर होता है जो दी गई सभी संख्याओं को कटा सकता है, यानी कि भाग लगा सकता है उसमें। तो एचसीएफ आपको 200 और 320 का निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, सीधा सीधा बात है। तो 200 और 320 में क्या कॉमन आएगा, 40 कॉमन आएगा, तो 40 अपना एचसीएफ है। 40 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए 34 नंबर सवाल है कि एक संख्या को 361 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 47। अगर उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेष कितना आएगा।
तो ऐसे सवाल तो काफ़ी ईजी होते हैं, आपने ऑलरेडी किया होगा। देखो जहाँ यहाँ पर जो शेषफल है इसी को डायरेक्ट हम 19 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक सवाल था कुछ पहले वाला, आपने देखा होगा कि एन को किसी नंबर से डिवाइड करते थे, शायद 4 था, एन को 4 से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर आपका बचता था कितना, रिमाइंडर 3 बचता था, शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। और आगे पूछ रहा था कि अगर 2n को डिवाइड किया जाए 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने बोला था कि जब ये n से 2n हो गया तो आपका रिमाइंडर भी 3 से कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। और अब हम 6 को 4 से डिवाइड करके बोल रहे थे कि 2 रिमाइंडर आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है। अगर 361 को डिवाइड करने पर शेषफल 47 आता है तो 19 से डिवाइड करने पर कितना आएगा। तो इस शेषफल 47 को ही आप 19 से डिवाइड कर लो और देख लो शेष कितना आएगा। तो आप बोलेंगे कि ये 38 से कटे, 19 दूना 38 कटेगा और 2 शेष आएगा, तो 2 अपना आंसर है यहाँ पर। 2 नहीं, कितना होगा दोस्त, 7 2 9 होगा, 9 बचेगा ना, यहाँ पे 9 बचेगा, तो 9 अपने आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 12, 16 और 18 और साथ में 21 से भी विभाज्य हो जाती है, तो x के अंकों का योग क्या है। आसान सवाल है, थोड़ा सा आप दिमाग चलाएंगे तो काफ़ी जल्दी बना पाएंगे इसको। देखिए, सबसे पहले तो x एक लघुत्तम संख्या है और उस संख्या को जब हम 2000 में जोड़ते हैं तो जो नंबर आता है वो 12, 16, 18 और 21 से कट जाता है। अब 12, 16, 18, 21, देखो भाई, जो कट जाता है वो एलसीएम होता है, सीधी बात है। जो दी गई नंबर से कटता है, दी गई संख्याओं से कट जाता है, वो होता है एलसीएम। और जो दी गई संख्याओं को कटा देता है वो एचसीएफ होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इनसे विभाज्य हो जाता है तो हमें इनका एचसीएफ निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है। विभाज्य हो जाता है का मतलब एलसीएम। तो 12, 16, 18 और 21 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हम 21 को ही तोड़ लेते हैं। 21 को हम 7 गुणा में 3 लिख सकते हैं। 21 तो आ गया। देखिए अभी 12 चाहिए तो 12 के लिए हम एक 4 लगा देते हैं, 4 तियाँ 12 बन जाएगा। 16 चाहिए तो एक और 4 लगाते हैं, 4 चौका 16 बन जाएगा। और 18 चाहिए तो एक 3 तो है आपको, अगर एक और 3 लगा दें तो 9 बन जाएगा। और फिर एक 2 चाहिए तो 2 हम वो इस 4 में से ले सकते हैं। तो ये अपना आ गया एलसीएम। इसको गुणा कर लेते हैं कि ये कितना होगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 तियाँ 48 और ये हो गया 7 तियाँ 21। 48 को 21 से गुणा करना है तो 48 तो एक बार आएगा और फिर 48 दूना 96, यानी कि 8 6 4 10 9 1 10। आपका कितना आ रहा है, ये 1008 आ रहा है, 1008 आ गया। और हमें देखो 2000 में जोड़ा जाए बताना है वो नंबर, यानी कि हमें 2000 से थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा इसे। तो हम इसको डबल या 3 गुना करके चेक करेंगे कि कब ये 2000 से ऊपर चला जा रहा है। तो आप देखकर ही समझ गए होंगे कि इसको डबल करेंगे तो ये 2000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं 2 से गुणा करता हूँ तो ये कितना बन जा रहा है, 2016 बन जाएगा। अब बताइए 2000 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि 2016 बन जाए। तो आप बोलेंगे कि 16 जोड़ना पड़ेगा। तो 16 आंसर हो जाता है, लेकिन आपसे पूछा है एक्स के अंकों का योग, तो 16 के अंकों का योग कितना होगा, 6 और एक 7 होगा। तो 7 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आसान सवाल है, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। देखो मैंने बोला है कि सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 2000 में क्या जोड़ा जाए कि वो इन संख्याओं से कट जाए। तो संख्याओं से कटता है कौन, जो इनका एलसीएम होता है। तो एलसीएम निकालने के बाद 1008 आ गया, लेकिन हमें ये नंबर नहीं बताना है, हमें 2000 से ऊपर का बताना है। तो आपको पता है कि एलसीएम तो दी हुई नंबर से कटता ही है, और एलसीएम के पहाड़े में भी जो आता है, एलसीएम को डबल कर लो, 3 गुना कर लो, वो सारे ही दी गई संख्याओं से कटते हैं। तो मैंने डबल करके देखा कि ये 2000 से ऊपर जा रहा है क्या, तो 2000 से ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया, 16, यानी कि हमें 2000 में 16 जोड़ने की जरूरत है, तभी ये इतना बनेगा। तो 16 जोड़ेंगे तो 16 आंसर होता है अगर संख्या पूछता तो, लेकिन उसके अंकों का योग पूछा है तो 16 के अंकों का योग कितना होगा, 7। देखिए भाई, अगले सवाल में आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना दिया गया है। दोनों संख्याओं का रेशियो दिया है 1:4, तो आपको बताना है बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्त कि संख्या चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो एचसीएफ से कट जाता है। मैंने अभी आपको समझाया था कि एचसीएफ दी गई संख्याओं को कटा देता है। तो आपसे बड़ी संख्या पूछे चाहे छोटी संख्या पूछे, पहला बात कि एचसीएफ 21 है तो वो 21 से कटेगा ही कटेगा। और ऑप्शन में 21 से एक ही कट रहा है और वो है 84। तो आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बनाना चाहते तो यहाँ पर नंबर मान लेते कि नंबर एक तो एक्स होगा और एक क्या होगा, 4x होगा। और दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि 21 गुना 48, और ऐसे करके आप x का मान निकालते। फिर बड़ी संख्या निकालना है तो 4 से गुना करा देते। लेकिन इतना क्यों करेंगे दोस्त हम, जब हमारे पास इतने तगड़े मेथड हैं तो हम क्या करेंगे बताइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और हमारे तरीके पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करें, और हो सके तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। देखिए तो मैंने क्या बोला था दोस्त कि एचसीएफ से दिया गया नंबर कटता है, तो एचसीएफ अगर 21 है तो नंबर भी 21 से कटेगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो पहला बात कि एक ही ऑप्शन है जो 21 से कट रहा है, तो यही हम आंसर लगा देते, ठीक है।
और बाकी बड़ा छोटा के चक्कर चेक करना होता तो हम कहते कि बड़ा रेशियो में 4 है तो 4 से भी कटना चाहिए। अगर दो दो नंबर ऐसा मिलता तो ये भी हम चेक कर लेते। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई, अगले सवाल में आपसे पूछ रहा है कि इन सभी नंबर्स में बड़ा कौन है। तो देखिए, अगर आपको बड़ा ढूंढना है तो कई सारे तरीके हैं। जैसे कुछ लोग आपको बोलेंगे कि जो पावर है इनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, पावर हमारे पास कितना कितना है, तो आप बोलें कि 50 है, 40 है और 30 और 20 है, तो इनका एलसीएम निकाल करके और सबके पावर को सेम कर दो। अब सबके पावर को सेम करने के बाद इनमें से जो बड़ा है और वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा, ऐसे यानी कि जिसका पावर ज़्यादा बड़ा आ जाए, ऐसा कुछ होता है। लेकिन उससे बेहतर है कि आप देखो इसमें पावर में कुछ कॉमन है तो आप काट के पहले उनको हटा ही लो। तो आप बोलें कि जीरो सब में कॉमन है, तो हम ये जो जीरो है इसको साफ कर देते हैं काट कर। तो ये 3 के पावर 5 बन गया। 3 के पावर 5 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे जी 3 के पावर 5 का मतलब है 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और फिर 81 होता है 3 के पावर 4। उसको एक बार और 3 से गुना कर लेंगे तो 243 बन गया। 4 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 4 के पावर 4 यानी कि 4 चौका 16 का स्क्वायर तो 256 हो गया। 5 के पावर 3 तो 125 हो गया, और ये 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो सबसे बड़ा इसमें 256 है। सबसे बड़ा अगर 256 है तो आंसर कौन सा होगा, 256 किसके बदले में आया है, 4 के पावर 40 के बदले में आया है, तो आंसर हमारा 4 के पावर 40 होगा, क्योंकि उसी के बदले में 256 आया है जो कि सबसे बड़ा संख्या है। तो 4 के पावर 40 यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखो भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है ये एक्सप्रेशन, और ये बराबर है किसके, पी टू द पावर ए एंड क्यू टू द पावर बी के। तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है दोस्त। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि चलो इनको तोड़ ही लेते हैं। पहले एक बार हम पी को अलग लिखते हैं, क्यू को अलग। देखो इसको आप क्या करते हैं, पी ऊपर माइनस में है तो हम पी को नीचे लेके आते हैं। आपको ये पता होगा कि अगर पी के पावर एन लिखा है तो अगर बटा में लिखेंगे तो ये पी के पावर माइनस में एन हो जाता है। और अगर पहले से ये पावर माइनस में दिया है तो ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर प्लस में हो जाता है, यानी कि पी के पावर एन हो जाएगा, माइनस हट जाएगा यहाँ से। तो ये बात अगर आपको पता होगी तो हम यही काम करने वाले हैं। पी का पावर ऊपर, देखो अब मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर आप देखिए, मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा था कि यहाँ पी के पावर ऊपर माइनस में है तो उसको हम नीचे ला रहे हैं। अगर आप नीचे लाएंगे तो बोलेंगे ऊपर पी के पावर -1 है तो नीचे आके वो 1 प्लस बन जाएगा। तो नीचे पी का पावर कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा, क्योंकि पी का क्यूब तो ऑलरेडी नीचे है। अब क्यू का पावर नीचे माइनस में है तो क्यू के पावर वाले को हम ऊपर भेज देते हैं ताकि वो प्लस बन जाए। तो क्यू के पावर को ऊपर भेजेंगे तो नीचे क्यू का पावर -2 है तो ऊपर वो +2 हो जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी क्यू स्क्वायर है तो और ये दो भी जाके जुड़ जाएगा तो क्यू का पावर ऊपर कितना आ जाएगा, वो भी 4 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो गया, ये आप बोलेंगे कि पी टू द पावर 6 ऊपर प्लस में है तो नीचे वाले माइनस वाला जो पावर है उसको ऊपर ले आते हैं तो पी का पावर 6 2 8 हो जाएगा। और नीचे क्यू का पावर प्लस में है तो ऊपर वाला क्यू हम लाते हैं जिसका पावर -3 है तो नीचे आके वो -3 जुड़ेगा 3 में तो ये 6 हो जाएगा। और सबका होल पावर 1/3 कर देते हैं क्योंकि दोनों में ही पावर में 1/3 दे रखा है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये भाग है तो इसको गुना में आप लिखिएगा तो ये पलट जाएगा। भाग को अगर हम गुना लगाएंगे यहाँ पर तो ये उल्टा हो जाएगा, आपको भी पता है। उल्टा होने का मतलब ये पी ऊपर चला जाएगा। देखिए ये q/4 है और नीचे क्या है, p टू द पावर 4 है, ये पलटेगा तो आपका p टू द पावर 6 और ये आ जाएगा, सॉरी q टू द पावर 6 होगा ना, ऊपर ऊपर होगा q टू द पावर 6 और नीचे हो जाएगा हमारे पास p टू द पावर कितना 8। तो ये ओवरऑल आपका आ गया q के पावर 10 और नीचे आ गया p के पावर कितना 8। देखिए अब ये वैल्यू हमारे पास है, क्या वैल्यू है भाई, एक मिनट, हमारे पास वैल्यू है q के पावर 10 और p के पावर 8। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और अगर p को हम ऊपर ले जाएं, एक मिनट, 8 4 12 होगा ना, नीचे p का पावर 12 होगा यहाँ पर, क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 6 4 जोड़ के मैंने 10 लिख दिया, तो नीचे भी p बेस सेम है तो पावर को जोड़ेंगे तो 8 4 ये 12 आ जाएगा। अब अगर मैं p को ऊपर ले जा कर लिखूँ तो क्या बनेगा ये दोस्त, आप बोलेंगे कि ये बनेगा q का पावर 10 और p का पावर बनेगा -12, यही बनेगा। और ये बराबर किसके है, सवाल के हिसाब से ये बराबर है p के पावर a और q के पावर b के। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं p का पावर तो आप बोलेंगे कि a का पावर तो -12 आ गया, -12 आएगा कि कुछ, अच्छा अच्छा, एक पावर तो होल पावर 1/3 भी था, वो भी छूट रहा है, कोई बात नहीं, उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। देखो होल पावर 1/3 था तो यहाँ पर इनका होल पावर कितना बनता, 1/3 बनता। और इस होल पावर 1/3 को हम यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे तो ये 10/3 बन जाएगा और ये 12/3 बन जाएगा। ठीक है,
यानी कि Q का पावर 10/3 और P का पावर जो है वो -12/3 बनेगा। अब P वाले पावर को अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ये P के पावर और यहाँ पर जो P का पावर है, तो देखें कि इधर P का पावर A है और उधर -12/3 है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि A का पावर -12/3 यानी -4 हो गया, और B का पावर कितना हो गया दोस्त, 10/3 हो गया, क्योंकि Q का पावर इधर B है, इधर Q का पावर है 10/3। तो B का पावर कितना हो गया दोस्त, 10/3 हो गया। और हमें दोनों को जोड़ना है, A प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो अगर इनको आप जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 4×3 = 12, और माइनस में 12 आएगा और प्लस का 10 है। मैं जगह नहीं है लिखने के लिए, इसीलिए मैं आपको बस जोड़ के बता रहा हूँ ऐसे ही, कि ये 4×3 - का 12 होगा और प्लस का 10, यानी कि -12 में से 10 घटाएंगे तो -2/3 आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शंस डेफिनेटली गलत हैं। तो -2/3 इसका सही उत्तर होगा मेरे हिसाब से। बाकी अगर कुछ गलती हुई होगी तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इनफैक्ट आगे बढ़ते हैं, अब इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसका तो ऑप्शन ही सारा गलत लग रहा है मुझे, और जो सही उत्तर आ रहा है वो -2/3 है। आगे बढ़ जाते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपको बताना है कि इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि इकाई अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट निकालने का तरीका आपको पता है, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले बात तो 1 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आ जाता है। 1 हो या फिर 0 हो या फिर 6 हो या फिर 5 हो, तो इनका यूनिट डिजिट कितना आता है, सेम ही रह जाता है। 6 का 6 रह जाता है, 5 का 5 रह जाता है, 0 का 0, 1 का 1, और बाकी का यूनिट डिजिट निकालने में हम पावर को 4 से डिवाइड कर लेते हैं और रिमाइंडर को पावर लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ अगर इसे 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत है तो लास्ट के 2 अंक को केवल हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 53 को। तो अगर 53 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना, 13 चौके 52 तक तो कट जाएगा, एक बचेगा रिमाइंडर। तो हम इस 7 का पावर 1 लगा लेते हैं। 7 का पावर 1 गुना 1, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7, और 7 अपने आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त, अगला और आज का अंतिम सवाल है हमारे पास कि मान लो x न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6 और 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल। अब सवाल ही पूरा नहीं है तो इंग्लिश वाला पढ़ के देख लेते हैं। इसके आगे 3 शेषफल के बाद क्या निकालना है तो दिया ही नहीं। एक्स ही निकालना होगा, लेकिन 3 शेषफल बचता है कि क्या होता है ये लिखा नहीं है। इंग्लिश में आपको दिया हुआ है कि लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 6, 7 एंड 8 लिव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाई 9 लिव्स नो रिमाइंडर, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स इज। आपसे ये बोला गया है दोस्त, हिंदी वाले लोग समझ लो, कि x एक न्यूनतम संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, जिसे 5, 7, 8 और फिर 6 भी है, इनसे डिवाइड किया जाता है तो शेषफल बचता है 3, लेकिन 9 से डिवाइड किया जाता है तो कोई भी शेषफल नहीं बचता है। एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 7, 6, 8 से डिवाइड करने पर शेषफल 3 बचता है, लेकिन 9 से भाग करने पर शेष कुछ नहीं बचता है। अब देखिए इसमें बनाने की क्या ज़रूरत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तो ऐसे ही बन गया। ऑप्शन जिस तरह से दिया है दोस्त, मैं ऑप्शन के थ्रू बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बनाना होगा तो आप बोलेंगे कि पहले एलसीएम निकालो इनका, और फिर 3 शेष बचता है तो 3 जोड़ लो और देखो कि क्या वो 9 से कटता है। अगर 9 से नहीं कटे तो एलसीएम को डबल करो, 3 गुना करो और उसमें 3 जोड़ जोड़ कर चेक करो कि कब वह कट जा रहा है 9 से। और फिर जो नंबर आएगा उसका आपको डिजिट सम बताना है कि डिजिट का सम कितना आएगा, ठीक है। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक लाइन जो लिखा है आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वेन डिवाइडेड बाई 9 लिव्स नो रिमाइंडर, यानी कि 9 से वो पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब है रिमाइंडर नहीं बचता है 9 से भाग करने पर। अब 9 से पूरा पूरा कट जाता है तो चेक कर लो कौन सा 9 से पूरा पूरा कटेगा। 21 नहीं कटेगा, 22 नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा, 24 भी नहीं कटेगा, तो 18 अपना आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है चूंकि सवाल में कि जब 9 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी शेषफल नहीं बचता है, तो हम चेक कर लेंगे ऑप्शन में कि कौन सा नंबर है जिसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। बाकी तरीके तो और भी हैं, जैसे आपको ये बोल रहा है कि 6 से भाग करेंगे या 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचता है, तो आप इनसे भी भाग कर करके चेक कर सकते हैं कि किस ऑप्शन में भाग 3 बच रहा है, सॉरी शेष 3 बच रहा है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट 9 से ही चेक कर लिया क्योंकि 9 से कटने वाला एक ही था। तो ये इस वीडियो का लास्ट सवाल था। मैंने 40 क्वेश्चन ही इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए, और कमेंट करना तो भूले ही नहीं आप, ठीक है। आपको जैसा भी वीडियो लगा आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोग हैं जो एक्साइटेड रहते हैं हमारी वीडियो के लिए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो थोड़ी बहुत लेट ज़रूर होती है, बिकॉज मैंने शुरू में ही आपको वीडियो के बताया था, एक तो कि अपना कंटेंट नहीं है, दूसरा बात कि सारा काम अभी खुद से करना है। पीडीएफ क्रिएट करो या जैसे भी मैं पीडीएफ क्रिएट करता हूँ खुद से ही करता हूँ,
और कोई अभी मेरे पास टीम वगैरह नहीं है, तो मैं काफ़ी जल्दी एक टीम भी बना लूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर 1-2 दिन वीडियो लेट होती है तो प्लीज़ आप थोड़ा धीरज रखिएगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।